हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अंकित जिंदल फिजिक्स में। जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग, आज उसका मैं लेक्चर नंबर 10 अपलोड कर रहा हूँ। लास्ट लेक्चर नंबर 9 तक हमारे गाउस के जितने भी अनुप्रयोग थे वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स बचते हैं एनसीईआरटी आरबीएससी के अकॉर्डिंग, तो उन टॉपिक्स को मैं और करा रहा हूँ ताकि ये लेक्चर हमारा ख़त्म हो जाए। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। जैसा कि आप लोग पहले पढ़ के आए हो 11th क्लास में, एक चैप्टर पढ़ा था हम लोगों ने, चैप्टर नंबर 12 तरल वाला पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने क्या निकाला है, द्रव का दावाधिक्य निकाला है। कोई पानी का जो बुलबुला होता है उस पानी के बुलबुले के दावाधिक्य का मान ज्ञात किया है आप लोगों ने। तो नॉर्मल द्रव का दावाधिक्य क्या होता है, या पानी के बुलबुले का दावाधिक्य P बराबर क्या होता है, 2T/R, जहां R क्या होती थी, उस बुलबुले की त्रिज्या, जो द्रव का बुलबुला बना है उसकी रेडियस को माना था मैंने स्मॉल r, और T क्या था, T था उसका पृष्ठ तनाव, था ना। साबुन के बुलबुले में ये तो हम लोग किस कहाँ पे पढ़ के आए हैं, 11th में। ये लाइन थोड़ी सी यूज आएगी इसलिए मैंने इसको लिख दिया, कहाँ पढ़ा है ये, 11th क्लास में, ठीक है। अब साबुन के बुलबुले के लिए बात करें, आवेशित बुलबुले के लिए, तो साबुन की या साबुन के जो बुलबुले होते हैं उसकी दो खासियतें होती हैं। पहली खासियत कि साबुन के अंदर साबुन के बुलबुले के अंदर दाब का मान ज़्यादा होता है, कैसे, बाह्य वायुमंडलीय दाब से। साबुन का जो बुलबुला होता है उसके अंदर का जो दाब है वो दाब अधिक होता है किसकी तुलना में, बाह्य वायुमंडलीय दाब की तुलना में। और उस दाब का मान कितना होता है भाई, अंदर दाब का मान अधिक है, ये कितना अधिक है, तो हम लोग देखें तो साबुन के अंदर दो परतें होती हैं और खाली जो बुलबुला होता है पानी का उसके अंदर एक परत। ध्यान देना इस बात को, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है और ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है कंपटीशन में। क्या पूछा जाता है कि द्रव की परत होती है एक, द्रव का जो बुलबुला बनता है उसकी परत कितनी होती है, एक परत, और उस एक परत पर दाब का मान होता है 2T/R, ठीक है। और साबुन का जो बुलबुला होता है उसमें परतें होती हैं दो, साबुन के बुलबुले में परतें कितनी होती हैं, दो, तो वहां पे दाब का मान क्या होता है, एक परत के कारण तो इतना, तो दो परतों के कारण 2 × 2T/R यानी कि 4T/R। समीकरण नंबर 1 दे दूं, जहां T क्या है, T है उसका क्या, पृष्ठ तनाव, और स्मॉल r है उस साबुन के बुलबुले की त्रिज्या। स्मॉल r क्या है, उस साबुन के बुलबुले की त्रिज्या है, ठीक है बच्चों। अब एक चीज और, मैं क्या बोल रहा हूं, साबुन के आवेशित बुलबुले, जैसे ये साबुन है, ये साबुन का बुलबुला है, इसको यदि मैं बाहर से कोई चार्ज दूं,
आवेश दूं, प्लस क्यू दे दूं, या इसको मैं माइनस क्यू दूं, तो साबुन के बुलबुले पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जब साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है, ध्यान रखना ये पॉइंट, जब साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है, यानी आवेश दिया जाता है या आवेश बढ़ाया जाता है, तो साबुन के बुलबुले का आकार भी बढ़ जाता है। ठीक है ना? जब साबुन के बुलबुले को आवेश दिया जाता है तो उसके आकार के मान में भी वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना? अब आकार बढ़ता है आवेश देने पर, और यदि साबुन के बुलबुले का पृष्ठ आवेश घनत्व क्या हो? सिग्मा हो। क्या हो? सिग्मा हो। तो इस पर दाब क्या हो गया? कितना दाब लगेगा? बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेक्चर नंबर 9 में बताया है मैंने, बताया है ना, दाब का मान सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये दे दिया मैंने समीकरण नंबर 2। ये भी कहां से लग रहा है? बाहर से। भाई आकार बढ़ा रहा है ना, ये दाब कहां से लग रहा है? आवेश बाहर से दे रहा हूं, तो ये फोर्स भी किधर की ओर लग रहा है? बाहर से लग रहा है। ठीक है बच्चों? तो बाहर से कितने आवेश दाब लग गए? 2। एक तो लग गया कौन सा? ये वायुमंडलीय है, और दूसरा लग गया ये आवेश के कारण। और अंदर से कितना दाब लगा? 40 अपॉन आर। ये वापस देख लो एक बार, ये 40 अपॉन आर क्या है? साबुन की जो आंतरिक सतह है, उस आंतरिक सतह से बाहर की ओर लगने वाला दाब ये है। कितना? 40 अपॉन आर। तो और बाहर से कौन कौन से दाब लग रहे हैं? एक तो लग रहा है वायुमंडलीय दाब, और एक लग रहा है इस आवेश के कारण, यानी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दाबों की संतुलन अवस्था में या फिर साबुन के बुलबुले की संतुलन अवस्था में क्या हो जाएगा? संतुलन अवस्था में जो लगने वाला बाह्य दाब है वायुमंडलीय, बाहर से 2 ही तो लग रहे हैं, तो अंदर वाले दाबों का योग बराबर बाहर वाले दाबों का योग। तो P एक्सटर्नल प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 40 अपॉन आर। हो जाएगा ना? कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमको यहां तक? नहीं आई? आगे चलें। अब मैं ये कह रहा हूं कि साबुन के बुलबुले को जैसे जैसे आवेशित किया जाता है, यानी जैसे जैसे साबुन के बुलबुले पर आवेश का मान बढ़ाया जाता है, वैसे वैसे उसका आकार बढ़ेगा। ठीक है? तो जब आकार बढ़ेगा तो आकार क्या अनियमित या अनिश्चित तक बढ़ सकता है? मैं यहां पे एक बाल्टी में सर्फ भिगो रहा हूं। ठीक है? सर्फ देखा है हम लोगों ने, कपड़े धोने वाला। तो क्या उस सर्फ के बुलबुले जो उठते हैं वो हमारे पूरे मकान को कवर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। जैसे ही उनका आकार ज्यादा बढ़ता है वैसे ही वो क्या हो जाते हैं? फूट जाता है। तो जब आवेशित या आवेश का मान बढ़ाया जाता है तो आकार बढ़ता है। ठीक है? लेकिन आकार भी तो एक निश्चित आकृति तक बढ़ेगा, उसके बाद क्या होगा? साबुन का बुलबुला फूट जाएगा। क्या नहीं फूटेगा? फूट जाएगा ना। और तो साबुन का बुलबुला जब फूट जाएगा, यानी साबुन के बुलबुले के फूटने की अवस्था में, जब फूट ही गया तो बाहर से जो वायुमंडलीय दाब लग रहा था वो किसके ऊपर लगेगा? किसी के ऊपर नहीं।
और किसी के ऊपर नहीं लगेगा, यानी वायुमंडलीय दाब का मान क्या हो जाएगा, 0। जब ये भाई बुलबुला ही नहीं है, बुलबुला फूट गया, अब एक कण बच गया, तो अब इस बुलबुले के ऊपर पूरे के ऊपर दाब लगे, और एक इस डॉट के ऊपर दाब लगे, तो इसकी तुलना में तो यहां पे नगण्य है ना, और नगण्य को क्या मान लिया मैंने, 0 मान लिया ना। तो जब बुलबुला फूट गया, तो बुलबुला फूटने पे क्या हुआ, जो बाह्य दाब है उस बाह्य दाब का मान 0 हो गया, और 0 हो गया तो समीकरण 3 क्या बोलेगा, समीकरण 3 कहेगा कि भाई 0 प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 40 अपॉन आर, बोलेगा ना। या फिर सिग्मा स्क्वायर बराबर हो गया 4 दूनी 8, 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर, या फिर सिग्मा यानी जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो क्या हो गया, 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर का अंडर रूट। आ गया यहां तक। अब साबुन के बुलबुले की त्रिज्या मैंने मानी है स्मॉल आर, सिग्मा क्या है उसका, पृष्ठ आवेश घनत्व है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा क्या कहती है भाई, कि भाई सिग्मा बराबर क्या होता है, इसको दिया गया आवेश मान लो Q है, तो Q अपॉन A यानी Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूं ना, क्योंकि रेडियस क्या है, रेडियस R है। तो सिग्मा की वैल्यू पुट करो, क्या लिख सकता हूं अब इसको, Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर बराबर अंडर रूट 8t एप्सिलॉन अपॉन, इसको अंडर रूट में से बाहर निकाल रहा हूं, तो बाहर निकालने पे मैं क्या लिख दूं, इसको आर स्क्वायर लिख दूं, अंडर रूट पूरे पे आएगा तो आर ही तो रह जाएगा ना, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो क्यू बराबर क्या रह गया, 4 पाई अंडर रूट 8t एप्सिलॉन नॉट। जरूरी नहीं है कि मैंने 2 मान निकाले हैं उन 2 मानों को ही पूछे, क्वेश्चन आप लोगों से चाहे तो उसकी त्रिज्या पूछ सकता है ना त्रिज्या, कि साबुन के बुलबुले की त्रिज्या क्या होगी, उसके पृष्ठ तनाव का मान क्या होगा, पूछ सकता है। तो हम लोग इस क्या इन एक्सप्रेशनों से निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, कोई मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आप लोगों को है नहीं। एक बार आप लोग क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे और देखोगे, इसको 2 बार समझोगे। तो बच्चों अब मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th का। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत क्षेत्र में एकांक आयतन की ऊर्जा। मतलब क्या निकालना है मुझे, एकांक आयतन की ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है ना, मतलब एकांक आयतन की ऊर्जा पहले निकाले हैं हमने 11th में बहुत बार ऐसे। तो हम लोग एक चीज जानते हैं बहुत अच्छे से, कि भाई किसी चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर होता है। मान लो मैंने माना कि भाई कोई एक स्मॉल आर त्रिज्या का चालक गोला है, ठीक है, जिसका केंद्र O है, और इसको मैंने क्या कर दिया, प्लस क्यू आवेश दे दिया। तो प्लस क्यू आवेश इसकी बाह्य सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा, मालूम है। और इसका आयतन मैंने मान लिया, आयतन है V। वॉल्यूम क्या है इसका, V है आयतन। तो इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र किधर की ओर होगा,
आप लोग सब जानते हो कि इस पर खींची जाने वाली स्पर्शरेखा लंबवत। किसी चालक की सतह के लंबवत ही तो होता है हमेशा विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, लंबवत इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, कहीं पे भी, यानी लंबवत बाहर की ओर कार्य करता है। और जब विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल दोनों ही अभिलंबवत बाहर की ओर कार्य कर रहे हैं, तो इस चालक पर यदि मैं ये चाहूं कि आवेश का मान बढ़ जाए या इसके विद्युत क्षेत्र का जो आयतन है इसका मान बढ़ जाए, तो इसके लिए तो मुझे बाह्य बल की आवश्यकता होती है। यही 2 लाइन लिखी है मैंने जो इंपॉर्टेंट है। और जब बाह्य बल की आवश्यकता होती है तो ये बाह्य बल द्वारा जो किया गया कार्य होगा, इस बाह्य बल द्वारा, इससे अगली लाइन है, इस बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। और मुझे क्या निकालने हैं, ऊर्जा का मान तो निकालना है लेकिन एकांक आयतन की निकालना है, ठीक है ना। अब देखो फिर भाई, आर त्रिज्या का गोला हो गया, क्यू इस पर आवेश हो गया, इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व मान लूं मैं क्या है, सिग्मा है। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। तो मैंने अभी निकाला कि साबुन के बुलबुले पर बाहर की ओर से लगने वाले दाब का मान जब पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो, हाँ अभी तो निकाला है, क्या है, चालक पर बाहर से लगने वाला दाब क्या होगा, P बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ना। और जब दाब ये है तो चालक पर बल क्या हुआ, चालक पर लगने वाला बल हम लोग जानते हैं, चूंकि दाब P बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। तो F बराबर क्या हो गया, P इंटू ए हो गया। तो F बराबर P की वैल्यू क्या है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए की वैल्यू क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। हो जाएगा या नहीं होगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, नहीं है ना। अब अगर मान लो मैं इस गोले को संकुचित कर दूं, कितना संकुचित कर दूं, इसको संकुचित कर दूं मैं कितना, डी आर त्रिज्या इसकी मैं कम कर दूं, इतने पे ले आऊं इसको। तो इतना जब मैंने इसको कम कर दिया, संकुचन ही तो किया है, और मैं पहले ही बोल दिया कि भाई बाह्य बल की आवश्यकता होगी, तो इस संकुचन में किया गया कार्य क्या होगा, जो मैंने इसके आयतन को कम किया है, कितना आयतन कम कर दिया मैंने, मान लो डीबी आयतन कम कर दिया। पहले आयतन बी था, बी में से कितना कम कर दिया, डीबी कम कर दिया, कितना बच गया, बी माइनस डीबी बच गया, आयतन बच गया ना। तो जो डीबी आयतन मैंने इसका कम कर दिया, तो इस डीबी आयतन को कम करने में बाहर से तो काम किया, कोई बॉल है मेरे पास, कोई गुब्बारा है फूला हुआ, इतनी साइज में आ रहा है, मैं चाहता हूं उसको दबा दूं, तो उसको दबाने के लिए बाह्य बल ही तो लगाना पड़ेगा, और बाह्य बल लगाऊंगा तो उस पर क्या होगा, कार्य होगा। तो डी आर दूरी तक संपीड़न में, डी आर त्रिज्या संपीड़न की है, डी आर दूरी तक संपीड़न में किया गया कार्य क्या लिखूं, डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी आर हो जाएगा, या फिर डी डब्ल्यू बराबर एफ की वैल्यू क्या है,
सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डॉट डी आर। हो जाएगा ना कि नहीं होगा? होगा। फिर अब मैंने इसका संकुचन कितना किया आयतन में? डीवी। तो डीवी आयतन, या फिर इसको ऐसे लिख दूं मैं, संकुचन का आयतन क्या हो जाएगा? डीवी बराबर 4 पाई आर स्क्वायर डॉट डी आर। 4 पाई आर स्क्वायर तो क्या हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर तो हो गया इसका क्षेत्रफल, और डी आर इसको क्या कर दिया मैंने? संपीड़ित कर दिया कि नहीं कर दिया? तो इसको क्या लिख दूं मैं? डी डब्ल्यू बराबर अब सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डॉट डी आर, सॉरी डॉट डीवी। समीकरण नंबर 2। ये डी डब्ल्यू क्या है? थोड़ा सा संपीड़न किया है डी आर, तो अतः किया गया कुल कार्य W बराबर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, मतलब सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डॉट डीबी बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू बी। हो जाएगा यहां तक? क्या कोई प्रॉब्लम है? अब यहां से आगे हम लोग देखें तो ये हो गया मेरा क्या? W बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा बराबर मैंने आप लोगों को बताया था पहले एक टर्म, सिग्मा बराबर मैंने आपको बताया था एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, बताया था आप लोगों को। तो W बराबर क्या हो गया? W बराबर क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट इंटू ई का होल स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू बी, यानी W बराबर क्या हो गया? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू बी। और हम लोग जानते हैं चूंकि किया गया कार्य सदैव ऊर्जा के रूप में संचित होता है, हमेशा जो किया गया कार्य होता है वो किया गया कार्य किस रूप में संचित होता है? ऊर्जा के रूप में। और जब ऊर्जा के रूप में संचित होता है तो इसको मैं ये लिख दूं, U बराबर हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू बी लिख दूं। अतः एकांक आयतन की ऊर्जा क्या हो जाएगी? U अपॉन बी बराबर हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू बी अपॉन बी, या फिर U डैश बराबर क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जहां ये ऊर्जा किसकी है? ये ऊर्जा है निर्वात की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? एप्सिलॉन नॉट, यानी निर्वात की विद्युतशीलता आ रही है। और यदि ये निर्वात की जगह कोई माध्यम होता तो माध्यम में क्या हो जाता भाई? माध्यम में ये हो जाता मीडियम में हाफ ऑफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, हो जाएगा ना? तो यहां तक आपको कोई समस्या आई क्या? नहीं आई ना? ठीक है, फिर यहां तक। अब हम लोगों का क्या है कि यहां तक इसकी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो खत्म हो जाता है, लेकिन इसके कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारी बुक में फ़िलहाल नहीं है लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, तो उनको भी मैं अभी सॉल्व करवाऊंगा। आपको नेक्स्ट वीडियो देखते रहना, बने रहें मेरे साथ अंकित जनरल फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर और लगातार रेस्पॉन्स करते रहें ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में मज़ा आए और आप लोगों का भी फ़ायदा हो सके। ठीक है बच्चों, ओके, गुड बाय, टेक केयर।